2 दिसंबर 2025 पार्लियामेंट में कौमी कमीशन बराए अक़लीती अमूर के नाम से पास होने वाले बिल में आखिर ऐसा क्या था कि मौलाना फजल रहमान की भरपूर मुखालफत के बाद अब्दुल कादिर पटेल को भी ये कहना पड़ा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होने देंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर नाज़रीन, अक़लियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ इस्लाम की तालीमात हैं बल्कि एक इस्लामी रियासत में अक़लियतों को बराबर का शहरी करार दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नादीदा क़ुव्वतें मखसूस ग्रोहों को नवाजने का मुस्तकिल रिकॉर्ड रखती हैं और इस अक़लियती कमीशन की आड़ में भी वही खेल खेला जा रहा था। बज़ाहिर ये एक अच्छा कदम था कि अक़लियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कानून का खंजर गिलाफ में छुपा होता है और इसकी धार सिर्फ वही पहचान पाता है जो अल्फाज में छुपी सियासत को पढ़ना जानता हो। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल 2025 क्या है, क्यों बनाया गया और सबसे बढ़कर इसमें शिक 35 क्या थी जिसकी मौलाना फजल रहमान, पीटीआई पीपल्स पार्टी समेत सब अरकान पार्लियामेंट ने मुखालफत की। आइए आज की इस वीडियो में तफसीलात जानते हैं। 19 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया कि कौमी कमीशन बनाया जाए जो अक़लियतों के मसाइल का इदारा जाती हल पेश करे। इसी हुक्म के तहत 6 अगस्त 2021 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इस कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर की। 22 फरवरी 2023 को बाकायदा इसका मुसव्विदा कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया और वहां से कायमा कमेटी को भेजा गया। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ यह बिल आखिरकार 2 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 160 वोटों से मंजूर हुआ, मगर शिक 35 जेर बहस रही जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि शिक 35 क्या थी और क्यों इसकी इतनी मुखालफत की गई कि इसको खारिज करना पड़ गया। इस बिल की शिक 35 का जो अंग्रेजी मतन है वो कुछ इस तरह से था कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर दिस टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी ये एक्ट और ये कमीशन की सिफारिशात पाकिस्तान के किसी भी मौजूदा कानून से मुतसादम होने की सूरत में भी नाफिजुल अमल रहेंगी और इसे बरतरी हासिल होगी। कानूनी इस्तिलाह में इसे ओवर राइडिंग इफेक्ट क्लॉज कहा जाता है। मतलब ये कि कमीशन की कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सिफारिश या कार्रवाई पाकिस्तान के किसी भी कानून पर गालिब आ सकती है, चाहे वो आइन हो, पार्लियामेंट का कानून हो या शरई अहकामात पर मबनी दफात हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शिक तो खारिज कर दी गई है, लेकिन अगर ये शिक बरकरार रहती तो आखिर ऐसा क्या हो जाता, कौन सा तूफान आ जाता। तो नाज़रीन, यहाँ पे उसका जवाब ये है कि आइन का आर्टिकल 260 जिसमें 1974 की तरमीम के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और इसके अलावा इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस 1984 जिसमें उनके मजहबी तशख़्ख़ुस पर पाबंदियां लगाई गई थी कि नमाज, मस्जिद, ये वो चीजें जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान के जो कवानीन है, दफात हैं, इन सब को शिक 35 की आड़ में मुस्तकबिल में अक़लियती हुकूक के नाम पर चैलेंज किया जा सकता था। कोई भी लिबरल या फिर सेकुलर जो रुकन होता कमीशन का, वो कमीशन के अंदर बैठकर ऐसी सिफारिशात जारी कर सकता था जो इन कवानीन की रूह के खिलाफ जाती और क्योंकि इस शिक 35 के तहत उसे बरतरी हासिल होती और उसे माना जाता और इसी तरह अदालतों में उन सिफारिशात की बुनियाद पे शरई और आईनी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती थी। यानी बुनियादी तौर पे ये एक चोर दरवाजा था जिसके जरिए कादियानी कम्युनिटी अपनी मजहबी पाबंदियों को इंसानी हकूक का मसला बनाकर दोबारा चैलेंज कर सकती थी। यह खत्मे नबूवत के किले पर बराह रास्त हमले का एक जरिया था और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। माजी करीब में भी अगर आप देखें तो इसकी 2-3 मिसालें बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं कि किस तरह चोर रास्तों के जरिए कानूनी दरारों का सहारा लेते हुए रास्ते बनाने की कोशिश की गई थी। ये जो कादियानियों के हवाले से 1974 का कानून पाकिस्तान का है। मिसाल के तौर पर मैं 2 मिसालें यहाँ पे पेश करता हूँ। नंबर 1, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 2020। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि जो कमीशन था उसके अंदर ये बात सामने आई कि जी कादियानियों के भी 2 नुमाइंदे इसमें जो है ना शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन भरपूर अवामी एहतजाज हुआ और मजहबी दबाव के तहत इसको मुस्तरद कर दिया गया। और उसके बाद ये तो अभी जुमा 8 दिन की बात है, मुबारक सानी केस आपको याद होगा जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब खुद कौमी इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पेश हुए थे। तकी उस्मानी साहब ने उस पर लाइव वीडियो लिंक के जरिए अदालत की मुआवनत की थी और उसमें ऑलरेडी फैसला दे चुके थे काजी फाइज ईसा साहब, लेकिन उसकी नजरसानी की अपील में जाके उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया और अवामी रद्द-ए-अमल और मजहबी सियासी जमातों का जो रद्द-ए-अमल था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बैक स्टेप लिया और कादियानियत की सहूलतकारी इस तरीके से भी अपने इंजाम को पहुंची। और अब दिसंबर 2025 में पेश किए जाने वाले बिल में
शिक 35 भी इसी सिलसिले की एक बैकडोर सहूलतकारी थी, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली में मौजूद उलमा और गयूर अराकीन पार्लियामेंट की बदौलत नाकाम रही। 2 दिसंबर को पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ उस दौरान हुआ क्या था, आखिर ये भी थोड़ी सी हम जो है ना बात कर लें। आजम अजीज तारड़ साहब ने यह बिल पेश किया और बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने उस पर तकरीर की, मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इस पर तकरीरें की और मौलाना ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस शिक 35 की संगीनी को वाज़ेह किया और बहुत जबरदस्त बातें की और कादियानियत की जो मकारियां थी, जो अय्यारियां थी, उनको वाज़ेह की। और भुट्टो दौर का वाकया सुनाया कि जब उन अकलियत करार दे दिया, इनको गैर मुस्लिम कह दिया गया और बाद में जो सीटें अलाट की गई अकलियतों की बुनियाद पे, लाहौर पंजाब असम्बली के अंदर सीटें ले ली उन्होंने, लेकिन जो अहमदियों की जो बड़ा था, पोप था, उसने कहा जी वो तो उनका जाती फेल है, हम तो इस आइन को, इस कानून को नहीं मानते हैं और ना ही हम अकलियत हैं, हम तो मुसलमान हैं। तो मौलाना ने कहा कि इस तरीके से ये इतने वो हैं और मौलाना ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा हमारे पास एक ही चीज है यार, क़यामत के दिन कुछ तो मुंह दिखाने के काबिल छोड़ दो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप इस शिक 35 के जरिए से उस कानून के जो है ना दरानों के जरिए सारा लेके उसमें दाखिल होने की कोशिश जो है ना कादियानियों को एक रास्ता फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जो मौलाना का मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ है। नूरुल्लाह कादरी साहब खड़े हुए, उन्होंने भरपूर अंदाज से मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत की और पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल कादिर पटेल हैं उन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया इस मामले में और कहा कि कोई भी फ्लड गेट ना खोला जाए कि जिसके जरिए से नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हरफ आने का खदशा हो। यानी इस शिक 35 पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातें एक सफ में आई और सब ने मुश्तरका तौर पे इसको मुस्तरद किया और हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया फौरी तौर पे और जिसके बाद जो है ना उसको खारिज कर दिया गया और उसके अलावा बाकी जो कमीशन का ढांचा था उसको मंजूर कर लिया गया। यानी अब कमीशन तो काम करेगा लेकिन शिक 35 के बगैर काम करेगा। अच्छा, ये शिक 35 निकाल दी गई तो इस शिक 35 के बाद जो कमीशन बनाया जा रहा है अक़लीती हुकूक के हवाले से, उस कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, ये भी एक सवाल है। अच्छा जी, उसका जवाब ये है कि अक़लीतों के हकूक की निगरानी कर सकता है ये कमीशन। पॉलिसियां जो बनाई जा रही हैं पाकिस्तानी क़वानीन में अक़लीतों के हवाले से, उन पॉलिसियों का जायजा लेगा। कोई शिकायत होंगी अक़लीतियों के हवाले से, उनका जायजा लेगा। जबरी तब्दीली मजहब का जो एक पाकिस्तान में बहुत अलगला होता है, उन चीजों का जायजा लेगा। इम्तियाजी सलूक जो कहते हैं कि अक़लीतों के साथ हो रहा है उसकी तहकीकात करेगा। सालाना रिपोर्ट इन सारी चीजों की पार्लियामेंट को जो है ना वो पेश करेगा। इस सिलसिले में गवाहों को तलब कर सकता है, दस्तावेजात मांग सकता है सरकारी इदारों से, पार्लियामेंट से, दीगर चीजों से। तो ये उसका दायरा कार है। बुनियादी तौर पर एक सिफारिशाती कमीशन है और ये सिफारिशात पेश करेगा, उसमें अमल दरामद करना, उसको मानना ना मानना आगे पार्लियामेंट का जो है ना वो इख्तियार होगा। और शिक 35 अगर मंजूर कर ली जाती तो फिर इसकी सिफारिशात कानून पर गालिब आती, लेकिन अब शिक 35 को निकाल दिया गया तो कमीशन की जो सिफारिशात है वो अब किसी भी कानून पर गालिब नहीं आ सकेंगे। ये जुर्माना नहीं कर सकता, ये सजा नहीं दे सकता, ये सिर्फ बुनियादी तौर पर सिफारिश कर सकता है। अब ये कानून अक़लीतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत सहारा बनेगा। जो एक खदशा था वो खदशा टल गया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी साबित हो गया कि कानून साज इदारों में उलमा और मजहबी तबके की मौसर नुमाइंदगी कितनी जरूरी है। मगरबी आकाओं के इशारों पर चलने वाले लोग आइन को बिगाड़ने और दीन दुश्मन कुव्वतों के लिए राहें हमवार करने की कोशिशें हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से चंद दाढ़ी वाले कोई उलमा, कोई बोरिया नशीन, गद्दी नशीन लोग बैठे हुए हैं, वो पगड़ी वाले, वो मजहबी ज़हन के लोग, वो किसी और जमात से भी उनका ताल्लुक है, नहीं मजहबी जमात से, अब्दुल कादिर पटेल सब करीन शेफ आदमी है, बिल पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन जबरदस्त बात की है और उनकी मौजूदगी जो है ना वो एक मजबूत दीवार है असम्बली के अंदर दीन मुखालिफ कानून साजी के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ हुकूमत से कुछ बातें भी हैं कि ये कोई पहला कानून नहीं था जो आपने कुरान और सुन्नत के खिलाफ बनाने की कोशिश की और जो कि मुस्तरद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे पहले आप बहुत सारे कवानीन ऐसे बना चुके हैं जो कि वाज़े तौर पर कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ था। लेकिन चूंकि ये एक हसास मामला था, डायरेक्ट नमूसा रिसालत से था, आपको पता था कि इस पे शदीद एहतजाज आएगा और अवामी तहरीक उठ सकती है, इसलिए आपने यहाँ पे बैक स्टेप लेते हुए मक्कू ठप दिया। लेकिन इसी से थोड़े दिन पहले आप डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल पेश किया है उसमें आपने जो वालिद के इख्तियारात को कम करते हुए हत्ता के ट्रांसजेंडरिज्म के फरोग के लिए उसमें जो शिक्कें आपने शामिल की हैं वो भी दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है। और उससे पहले 18 साल से पहले शादी पर पाबंदी का जो बिल आपने मंजूर करवाया और पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल किया वो भी गैर इस्लामी, गैर आईनी, गैर शरई है। तो इन हवालों से भी, लेकिन चूंकि वहां पे सख्त अवामी दबाव की तवक्को नहीं थी और नहीं इन्हें पता था कि कोई मौसर तहरीक नहीं शुरू होगी, इसलिए वो बावजूद ये कि मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी लोगों की मुखालफत के आपने पास भी करवाया, कानून का हिस्सा भी बनवा लिया और जो है ना अपनी रेट को जो है ना बरकरार रखा और यहाँ पे आपने बैक स्टेप ले लिया। तो सिर्फ यही नहीं, दीगर भी जो इस्लाम मुखालिफ कवानीन है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात की रोशनी में उनका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए और पाकिस्तान में सिर्फ वही कानून साजी हो जो कुरान और सुन्नत के और पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हो, ना कि मगरबी आकाओं की खुशनुदी के लिए कानून साजी की जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।